हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, जीपैट का महामैराथन सीरीज पिछले कई दिनों से ऑलरेडी चल रहा है। उस महामैराथन सीरीज में जो आज की क्लास होगी वो 162वीं नंबर क्लास है। इससे पहले के 161 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आप YouTube पे जाके देख सकते हो लाइव सेक्शन में, या इसकी प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ जो संडे को क्लास होती है वो हमारे ऐप में होती है, जीडीसी क्लासेज ऐप में जो महामैराथन का बैच है उसमें संडे वाली क्लासेज होती है। तो वो सारे अगर महामैराथन अगर आप कवर कर रहे हो तो आपका जीपैट में जितने भी क्वेश्चन फंसते हैं लगभग 30 to 40 क्वेश्चन एज सच महामैराथन से होंगे, और जो बाकी के क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक से तो होंगे, इसी कॉन्सेप्ट से तो होंगे। क्यों? क्योंकि जीपैट का महामैराथन पूरे कंप्लीट जीपैट के सिलेबस को कवर करा रहा है। इससे पहले हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज चल रहा था, और भैया अब पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कराया जा रहा है। तो उसी कड़ी में जो आज की 162वीं नंबर क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, आपको देख लीजिएगा। 29 तारीख की क्लास है ये, और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ये आपका सब्जेक्ट वाइज थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले टॉपिक वाइज हमने करा दिया है, सब्जेक्ट वाइज थर्ड है। इससे पहले जो पहला वाला इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वाइज हुआ है और दूसरा वाला ये ऑलरेडी हो चुका है। पहला वाला तो यूट्यूब पे हुआ था और दूसरा वाला संडे को ऐप में हुआ था, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं और वो सॉलिड क्वेश्चन रहेंगे, जितना इसमें कराएंगे वही सारे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर इस हफ्ते के पूरे शेड्यूल की बात कर ले तो कल 28 तारीख को आपका ज्यूरिस का क्लास तो हुआ ही होगा। आज आपका इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर होने वाला है। उसके बाद कल 30 तारीख को फार्मास्यूटिक्स में फिजिकल फार्मेसी का 163वीं नंबर क्लास है। 164वीं नंबर आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होने वाला है। एचएपी आपकी 2 मई को होने वाली है, 3 मई को बायो फार्मास्यूटिक्स, और 4 मई को संडे वाला दिन 3 क्लास ऐप में चलेगी। तो ऐप में भी आपका क्लास चलती है। ऐप में महामैराथन का जो बैच है वहां से जाके देख लीजिएगा, उसमें सारा पीडीएफ, सारा आपको यहाँ पे एमसीक्यू वीडियोस सब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे तो है ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सारे 50 क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से इवेलुएट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेपोरेटर इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेटिंग द सम थर्मोलेबाइल सबस्टेंस। जी हाँ, इनमें से कौन सा इवेपोरेटर है जो कि थर्मोलेबाइल सबस्टेंस को इवेपोरेट कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, जैसे कि आपके इंसुलिन को इवेपोरेट कर रहा है, लीवर एक्सट्रैक्ट को, विटामिन को इवेपोरेट कर रहा है। वो कौन सा होगा? क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, स्टीम जैकेटेड केटल, या फिर आपके हॉरिजॉन्टल इवेपोरेटर। तो भैया हॉरिजॉन्टल इवेपोरेटर की बात कर ले, ये नॉन विस्कस सॉल्वेंट को यहाँ पे इवेपोरेट करता है। स्टीम जैकेटेड केटल की बात कर ले तो ये आपके थर्मोस्टेट वाले को करता है, और फॉलिंग फिल्म की बात कर ले तो ये भी आपके क्या होता है, नॉन वोलेटाइल वगैरह को करता है। लेकिन जो आपके थर्मोलेबाइल होते हैं, जो आपका इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट होता है, विटामिन होता है, उसको इवेपोरेट करना है, कंसंट्रेट करना है, तो वहां पे क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो। क्लाइंबिंग फिल्म को हम और क्या बोलते हैं? राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जो कि मेनली थर्मोलेबाइल सबस्टेंस जैसे इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन वगैरह को कंसंट्रेट करता है। फॉलिंग फिल्म की बात कर ले, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल को करता है, और हॉरिजॉन्टल नॉन विस्कस सॉल्यूशन को कर रहा है, और स्टीम जैकेटेड केटल तो आपका नॉर्मल हो ही गया थर्मोस्टेट के लिए। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, Which of the following distillation method is most suitable method for the separation of immiscible liquid? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा डिस्टिलेशन मेथड है जो कि इमिसिबल अघुलनशील लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे टॉलुइन वाटर को। ऑप्शन भी है फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, या फिर मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। अगर हम बात करते हैं इमिसिबल लिक्विड की तो भैया फ्लैश डिस्टिलेशन मेनली आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है ना, क्रूड ड्रग को, क्रूड ऑयल को यहाँ पे डिस्टिलेट करता है। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन की बात कर ले तो यहाँ पे इमिसिबल की बात कही गई ना, तो इमिसिबल मेनली आपके स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा ही सेपरेट हो रहा है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिसिबल लिक्विड को सेपरेशन किया जा रहा है, और मॉलिक्यूलर को तो शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन बोलते ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट होगी। जी हाँ, स्टीम डिस्टिलेशन मेनली आपके इमिसिबल लिक्विड, जी हाँ, किसकी बात हो रही है भैया, जो भी इमिसिबल लिक्विड है, टॉलुइन वाटर है, उसको सेपरेशन डिस्टिलेशन के द्वारा स्टीम डिस्टिलेशन वाला होता है।
और फ्लैश डिस्टिलेशन आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हो ही गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जो कि मिसबिल लिक्विड को सेपरेट कर रहा है। और इस टॉपिक की बात कर लें तो एब्सोल्यूट सॉल्वेंट, एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रिपरेशन में इसका यूज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, स्टीम डिस्टिलेशन आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज रेक्टिफिकेशन। जी हाँ, अभी अभी हमने देखा इनमें से कौन सा डिस्टिलेशन मेथड को रेक्टिफिकेशन भी बोला जाता है। ऑप्शन है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, फ्लैश डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन। तो भैया सिंपल और स्टीम इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्लैश डिस्टिलेशन की बात कर लें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्लैश को हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन रेक्टिफिकेशन की बात आएगी तो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को मेनली हम रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं। तो किस डिस्टिलेशन, किस इवेपोरेशन वाले टेक्निक को, किस आपका सबका अलग अलग जो दूसरा नाम होता है वहां से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को रेक्टिफिकेशन बोलेंगे, फ्लैश डिस्टिलेशन को इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बोलेंगे, और यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन एजियोट्रॉपिक है, स्टीम डिस्टिलेशन हुआ, सिंपल डिस्टिलेशन हुआ, इन दोनों के डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भैया मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी हाँ, अलग अलग टाइप ऑफ जो चारों ग्लास है उनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहां कहां पे यूज हो रहा है उसकी बात हो रही है। अब सबसे आसान वाला आपको उठाना है। अगर हम बात करते हैं जो नॉन पेरेंटल होते हैं, एनपी ग्लास यानी कि जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, उसको अगर बात किया जाए तो अदर देन पेरेंटल यानी कि टैबलेट और ओरल सॉल्यूशन के लिए होंगे। अब यस का बी जिस ऑप्शन में है उसको आपको पकड़ना है। देखिए यस का बी इसी में है ऑलरेडी, और किसी में नहीं है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो ये तीन ऑप्शन ऑटोमेटिकली हटा सकते हो। अगर हम बात करते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास की, तो वो मेनली आपका जो बफर्ड अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशन और इंजेक्शन के लिए कंटेनर होता है ग्लास का। वहीं पे अगर बात करते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तो वो भी आपके बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से बिलो होता है, ड्राई पाउडर और ऑयली सॉल्यूशन के लिए भी होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सोडा लाइम ग्लास, तो ये भी ड्राई पाउडर और ऑयली सॉल्यूशन के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगेगा, बी वाले राइट हो, पी डी क्यू सी आर ए और एस बी। यहां सबका यूज कर देख सकते हो कि भैया कौन सा टाइप ऑफ ग्लास किस में यूज हो रहा है, किसको पैक करने के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लास मटेरियल विच आर यूज इन वेरियस कंस्ट्रक्शन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी हाँ, इनमें से भैया फॉलोइंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ग्लास मटेरियल के रिगार्डिंग जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ कंटेनर यूज किया जा रहा है। कौन सा सही है कौन सा गलत है उसी को पकड़ना है। भैया ग्लास कंटेनर क्या है, एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड हो सकता है। जी हाँ, ग्लास को जब आप सैंड, सोडा, लाइम, कुलेट वगैरह लेकर के हीट करते हो, मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने के बाद सुपर कूल्ड भी होता है, तो ये एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड भी कंसीडर्ड किया जा सकता है। सही बात है। ग्लास आपका सैंड, सोडा एस और सोडा अदर जो आपका कुलेट्स वगैरह होता है उससे मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्लास कंटेनर प्रैक्टिकली एक्सीलेंट बैरियर होता है, हर एक एलिमेंट को बैरियर कॉज करेगा भैया, एंट्री नहीं देगा, लेकिन लाइट एंट्री कर सकती है, इसीलिए हम बर्ड कलर्ड ग्लास बनाते हैं, तो ये भी सही होने वाला है। और ग्लास जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है वो थोड़ा सा ब्रिटल होगा, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन पी क्यू आर एस यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, ग्लास कंटेनर के रिगार्डिंग। जी हाँ, एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड भी कंसीडर किया जाएगा, सैंड, सोडा एस, लाइम स्टोन, कुलेट के द्वारा बनाया भी जाता है। प्रैक्टिकली आपका देखा जाए तो लाइट से सेंसिटिव होता है, बाकी सबसे बैरियर कॉज कर देगा, और ग्लास आपका जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाया जा रहा है वो थोड़ा सा ब्रिटल होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर इज रेजिस्टेंट टू मिनरल एसिड एंड कंसंट्रेटेड अदर एसिड एक्सेप्ट नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रबर है जो कि आपका मिनरल एसिड से रेजिस्टेंट होता है और कंसंट्रेटेड एसिड से रेजिस्टेंट होता है। सिर्फ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ के जितने भी मिनरल एसिड है सबसे रेजिस्टेंट होगा। ऑप्शन है भैया नियोप्रीन रबर, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर या फिर सिलिकॉन रबर और पॉली आइसोप्रीन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ के जितने भी मिनरल एसिड है उनसे रेजिस्टेंट जो रबर होगा वो है ब्यूटाइल रबर। क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटाइल रबर मेनली आपके जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, एल्कली होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, उनसे रेजिस्टेंट होगा, सिर्फ नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को छोड़ के।
नियोप्रीन की बात कर लें तो रेडली आपके नेचुरल रबर की तरीके से बर्न नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। सिलिकॉन रबर की बात कर लें हाई और लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंट होता है ना। और पॉलीआइसोप्रीन की बात कर लें तो ये भी आपका ट्रांसल्यूसेंट होगा, फ्लेक्सिबल होगा और हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंट होगा। तो इसीलिए आपका ब्यूटाइल रबर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। जी हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स के रिगार्डिंग कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने क्या देखा है, फ्लूइड डायनेमिक्स देखा है, फ्लूइड इन स्टैटिक्स देखा है, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक क्या बोला गया है कि जब फ्लूइड मोशन में हो, भैया फ्लूइड स्टैटिक का मतलब फ्लूइड जब स्थिर होता है, मोशन में नहीं होता। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फ्लूइड डायनेमिक्स आपका मैनोमीटर के यूजेस में, वर्किंग में यूज हो रहा है। भैया मैनोमीटर के वर्किंग में फ्लूइड स्टैटिक यूज होता है, न कि डायनेमिक। फ्लूइड स्टैटिक यूज होता है, डायनेमिक नहीं यूज होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फ्लूइड परमानेंटली डिस्टॉर्शन रजिस्ट कर सकता है क्या? क्या आप परमानेंटली फ्लूइड को बहने से रोक सकते हो? नहीं। फ्लूइड डू नॉट या डज नॉट परमानेंटली रजिस्ट डिस्टॉर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहा है डज नॉट है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन एक स्टेटमेंट सही है कि जो बर्नौली थ्योरम है ये फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ट्रू है फ्लूइड मैकेनिक्स के रिगार्डिंग। बाकी के सारे आपके गलत है ना। फ्लूइड स्टैटिक क्या भैया स्थिर होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स मोशन में होता है, और मैनोमीटर जब फ्लूइड स्टैटिक में आपका वर्किंग के यूज होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, which type of manometer is best suited for measuring very small pressure difference with high accuracy। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो सिंपल मैनोमीटर के कंपैरिजन में क्यों एडवांटेजेबल होता है, क्योंकि वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को बताता है। लेकिन अब यहाँ पे वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आपने देखा तो आपके दिमाग में आएगा कि डिफरेंशियल तो नहीं है, लेकिन एक ट्विस्ट और है कि भैया हाई एक्यूरेसी की बात आ गई। तो हमने जब पढ़ा है मैनोमीटर तो वहां पे जब मोर एक्यूरेट की बात आती है, माइन्यूट से माइन्यूट प्रेशर डिफरेंस की बात आती है, तो वहां पे इंक्लाइंड मैनोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, माइन्यूट से माइन्यूट या स्मॉलर गैस प्रेशर विथ हाई एक्यूरेसी। देखो माइन्यूट तो नहीं लिखा है लेकिन हाई एक्यूरेसी लिख गया, तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी के कारण इसीलिए हम यहाँ पे सी इंक्लाइंड मैनोमीटर वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे अगर बात किया जाए सिंपल मैनोमीटर क्या होगा, सिंगल पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करेगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर आपका 2 पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा। इंक्लाइंड भी 2 पॉइंट पे मेजर करता है, लेकिन ये मोर एक्यूरेट होता है और माइन्यूट से माइन्यूट प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। इससे एक क्वेश्चन आपके बनने तय हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताने से पहले आपको बता दूं कि जो महामैराथन या जीपैट का टेस्ट होता है वो टेस्ट हमारे ऐप में चलता है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप टेस्ट में ज्वाइन हो जाओगे। कैसे आपको ज्वाइन करना है, जीडीसी क्विज वाला बैच कोड आपको अप्लाई करना है और बाकी टेस्ट देते रहने, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, सर व्हाट डज अ रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 इंडिकेट अबाउट फ्लूइड फ्लो। जी हाँ, अगर रेनॉल्ड नंबर आर की वैल्यू 2000 से कम है तो भैया वो टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा, ट्रांजिशनल फ्लो शो करेगा, लैमिनार फ्लो या कोई फ्लो नहीं। तो देखो टर्बुलेंट फ्लो कब, जब 4000 से ज्यादा होती है तब टर्बुलेंट फ्लो होगा। ट्रांजिशनल क्या होता है, जब 2000 से 4000 के बीच में होता है तो लैमिनार टू टर्बुलेंट यानी कि ट्रांजिशनल फ्लो भी बोलते हैं, तो वो ये भी नहीं हुआ। लेकिन 2000 से कम है तो भैया लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टडी फ्लो कुछ भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हुआ। अगर आर की वैल्यू 2000 से कम है तो भाई लैमिनार फ्लो, 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, 2 से 4 के बीच में है तो ट्रांजिशनल फ्लो होगा। क्लियर है जी? हाँ जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल। जी हाँ, जो बर्नौली थ्योरम है वो किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है जी? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर। देखो हमने बर्नौली थ्योरम की बात की तो भैया वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड बर्नौली थ्योरम होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे लगा दोगे कि भैया जितने भी आपके प्रेशर है, जितना भी आपका चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल एनर्जी है, चाहे वो प्रेशर एनर्जी है, सब इक्विलिब्रियम में होता है, कांस्टेंट होता है। यही तो बात की गई थी जी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एन ओरिफिस मीटर इज कॉमनली रिफर्ड टू एज वेरिएबल हेड मीटर बिकॉज, देखो ओरिफिस मीटर क्या होता है, पाइप में लगा होने वाला एक इक्विपमेंट है जिसमें ओरिफिस है, और ओरिफिस होने के कारण सिंपली जो लिक्विड आता है ओरिफिस के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो मैनोमीटर आपका प्रेशर डिफरेंस को क्या कर देगा, मेजर कर लेगा। तो ओरिफिस मीटर कॉमनली आपका वेरिएबल हेड मीटर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका हाई प्रेशर के अंदर फ्लूइड को स्टोर कर सकता है ना, या फिर टेम्परेचर चेंजेस भी पाइप में मेजर कर सकता है, या प्रेशर वेरिएशन अक्रॉस अ फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन मेजर कर सकता है, या फिर स्पीड कंट्रोल करेगा। अरे भैया फ्लूइड फ्लो के स्पीड कंट्रोल करने का काम वाल्व का होता है, और टेम्परेचर चेंज को मेजर तो नहीं करेगा, प्रेशर चेंज को करेगा, और फ्लूइड को हाई प्रेशर पे स्टोर भी नहीं करेगा। क्या करेगा भैया, जो आपका प्रेशर डिफरेंस हो रहा है एक पाइप में, जो वेलोसिटी के कारण प्रेशर में डिफरेंस है, उसी को बताने का काम ये वेरिएबल हेड मीटर यानी ओरिफिस मीटर करता है। और वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, रोटोमीटर सब हाइड्रोडायनेमिक मेथड में आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रोडायनेमिक मेथड। लीजिए पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके पूछ दिया, इनमें से कौन सा हाइड्रोडायनेमिक मेथड नहीं है। अब हाइड्रोडायनेमिक मेथड में हमने क्या बोला, ओरिफिस मीटर भी आता है, वेंचुरी मीटर भी आता है, पिटॉट ट्यूब भी आता है, और रोटोमीटर भी आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता भैया, सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप आपका कोई हाइड्रोडायनेमिक मेथड नहीं है। हाइड्रोडायनेमिक मेथड में आपके ओरिफिस मीटर आएंगे, वेंचुरी मीटर आएंगे, पिटॉट ट्यूब आएगा, और रोटोमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे नॉट वाला डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज यूज इन पेरिस्टाल्टिक एंड एचपीएलसी पंप। जी हाँ, इनमें से कौन सा रेसिप्रोकेटिंग पंप है जो कि पेरिस्टाल्टिक और एचपीएलसी पंप में यूज हो रहा है। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपने तीन देखा होगा, पिस्टन, प्लंगर और डायफ्राम। तो भैया पिस्टन, प्लंगर, डायफ्राम ये सारे के सारे रेसिप्रोकेटिंग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमाया कैसे है कि कौन सा पेरिस्टाल्टिक और एचपीएलसी पंप में यूज हो रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 लगाओगे, यानी पिस्टन पंप आपका पेरिस्टाल्टिक और एचपीएलसी पंप में यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, एचपीएलसी पंप और पेरिस्टाल्टिक पंप में कोटिंग सोल्यूशन, शुगर कोटिंग करते हैं, वहां पे कोटिंग सोल्यूशन को पंप करने के लिए यूज किया जाएगा। और प्लंगर, डायफ्राम ये सब रेसिप्रोकेटिंग में आएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इनमें से कौन सा रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं है, एक तो गियर पंप डाल देगा, एक तो आपका वो रोटरी पंप वाला डाल देगा, तो ऐसे ही आपका ऑप्शन चेंज होकर के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन भैया, फ्लूइड एनर्जी मिल इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्लूइड एनर्जी मिल कौन सा प्रिंसिपल लगाता भैया, एट्रिशन, इंपैक्ट, कंप्रेशन और कटिंग। अब देखिए ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजन वाला आ गया, सर हमने पढ़ा है कि जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो इंपैक्ट एंड एट्रिशन दोनों लगाता है भाई, इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों लगाता है। अब सर यहाँ पे एट्रिशन भी अलग है, इंपैक्ट भी अलग है, करें तो करें क्या, लगाए तो लगाए क्या। तो भैया मोर एक्यूरेट, जब हमने बोला दो ऑप्शन आपको लगे कि करेक्ट हो सकता है, वहां पे आपको मोर एक्यूरेट वाला लगाना है। देखो अब भैया फ्लूइड एनर्जी में क्या होगा, जब पार्टिकल सस्पेंड होगा, हाई प्रेशराइज से ऊपर जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, इंपैक्ट भी लग रहा है और एट्रिशन भी लग रहा है, लेकिन इंपैक्ट से ज्यादा पार्टिकल जब उड़ेंगे तो आपस में एट्रैक्ट होंगे, पार्टिकल आपस में रगड़ खाएंगे, तो एट्रिशन सबसे ज्यादा लगेगा। इंपैक्ट भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा एट्रिशन लगेगा, इसीलिए मोर एक्यूरेट यहाँ पे एट्रिशन प्राइमरी मैकेनिज्म हो गया, इंपैक्ट सेकेंडरी हो गया, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एट्रिशन मिल बोल सकते हो किसे, फ्लूइड एनर्जी मिल को एट्रिशन मिल बोल सकते हो। बाकी कॉमन अगर पूछेगा, कॉमन दिया रहेगा इंपैक्ट एट्रिशन, तो आप लगा सकते हो। ऐसे ही तो क्वेश्चन घुमाते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाए जाएंगे, बाकी आपको पढ़ा सब कुछ है, लेकिन घुमाया जाएगा, घुमाने के तरीके से आप सिंसियरिटी दिखा करके कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, सर व्हाट इज द कॉमन इशू कॉज्ड बाय सॉल्वेटेड मटेरियल लाइक सोडियम सल्फेट ड्यूरिंग मिलिंग। जी हाँ, जब आप साइज रिडक्शन कर रहे हो या मिलिंग कर रहे हो, तो भैया जो सॉल्वेटेड मटेरियल है जैसे सोडियम सल्फेट है, वो क्या करता है, हीट बिल्डअप होगा तो भैया वो सॉल्वेटेड हो जाएगा, लिक्विफाइड टाइप हो जाएगा। तो उसका कारण क्या है भाई, कॉमन क्या कॉज करता क्या है मिलिंग के दौरान, दिक्कत क्या करेगा, तो सर वो टेम्परेचर बढ़ा देगा क्या, या पार्टिकल साइज घटा देगा, या क्लॉग कर देगा मिल को, या मिलिंग स्पीड बढ़ा देगा। देखो अगर सॉल्वेटेड मटेरियल है तो मिलिंग के दौरान जो आपकी कह सकते हो मिल का
वो होता है ना जाली वगैरह, वो क्लॉग हो जाएगा, क्लॉगिंग हो जाएगा मिल का। ये सॉल्वेटेड मटेरियल का डिसएडवांटेज होता है। क्या करेगा भैया, हाइड्रेट होंगे, वाटर लिबरेट करते हैं और मिलिंग के दौरान मिल के सीव को क्लॉग करने का काम करते हैं। यही आपका सॉल्वेटेड मटेरियल का दिक्कत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किक्स थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जी हाँ, किक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ई लगती है किसी भी पार्टिकल का साइज घटाने के लिए, जो एनर्जी लगती है पार्टिकल का साइज घटाने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या, स्क्वायर ऑफ साइज रिडक्शन, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल, रेशियो ऑफ साइज चेंजेस या वॉल्यूम। तो भैया तीन थ्योरी थी, एक था रिटिंगर थ्योरी, एक था बॉन्ड थ्योरी और एक था किक्स थ्योरी। रिटिंगर जी ने क्या बताया, जो नया सरफेस एरिया बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड जी ने क्या बताया, जो न्यू क्रैक लेंथ बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां पे किक जी ने क्या बताया, जो साइज रिडक्शन रेशियो होता है, यानी रेशियो जो चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो एनर्जी ई लग रही है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया उनका सही होने वाला है। बाकी बॉन्ड जी ने बताया कि भैया जो न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस है, और रिटिंगर जी ने बताया जो नया सरफेस एरिया बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, इन कम्युनिकेशन सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल लिस्टेड P2S आर नॉट सुटेबल फॉर द मिल मेंशन बिलो, मैच देम। जी हाँ, यहाँ पे क्या है, साइज घटा रहे हो तो अलग अलग मिल किसके लिए सुटेबल नहीं होते, उसी को पकड़ करके लगा दीजिए। चलिए, सबसे पहला अगर बात करते हैं, जो कटर मिल होगा वो भुरभुरे मटेरियल यानी फ्राइबल मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो पहले का आर जिसमें है उसको पकड़िए, इन दोनों में है तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को आप हटा सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, रोलर मिल या फिर बाल मिल की बात करते हैं, कौन सा किसके लिए नहीं होगा। देखो फ्राइबल के लिए तो हो गया, अब रोलर मिल की बात कर ले तो एब्रेसिव मटेरियल यानी घर्षण कॉज करने वाले के लिए नहीं होगा। अब दूसरे का एस किस में है, इसमें है, तो ऑटोमेटिकली ये भी ऑप्शन हट गया। और बाल मिल की बात कर ले तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए, एज रनल की बात कर ले तो भैया स्टिकी मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाओगे, ए वाले राइट हो, ऑप्शन नंबर ए वाले राइट हो। कटर मिल फ्राइबल के लिए सुटेबल नहीं है, हैमर मिल एब्रेसिव के लिए, रोलर मिल भी एब्रेसिव के लिए, एज रनल मिल स्टिकी के लिए और बाल मिल सॉफ्ट के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। जी, किसी भी सस्पेंशन में जो पार्टिकल सस्पेंड होंगे, जो पार्टिकल सस्पेंड होंगे वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेंगे, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे, उसी को पकड़ के ही बताना है। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्टिकल का डायामीटर, उस पर डिपेंड करेगा सेडिमेंटेशन, बिल्कुल करेगा, ज्यादा डायामीटर जो ज्यादा सेडिमेंटेशन। या डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। सर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, उस पर भी डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी ज्यादा है तो सेडिमेंटेशन कम रहेगा, कम है तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा। लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई सेडिमेंटेशन का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्ट पूछा था तो भाई डेंसिटी या फिर आपका कह सकते हो विस्कोसिटी, ये सारी चीजें हो सकती है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, मैच द इक्विपमेंट विद इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। जी हाँ, अलग अलग आपके साइज सेपरेशन के इक्विपमेंट दिए हैं, उनका क्या प्रिंसिपल है उससे बताना है। सबसे आसान वाला उठाओ भाई, साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ही तो साइज का सेपरेशन किया। हाँ सर, दूसरे का पी जिसमें उसको पकड़ लो, हाँ जी इसमें है, ऑटोमेटिकली आपके ये तीन ऑप्शन क्या हट गए, क्या बिल्कुल हट गए। सर मैकेनिकल सीवर, मैकेनिकल सीवर जो आपका अरेंज होता है एजिटेट सेकिंग करेगा, तो मैकेनिकल सीवर सेकिंग किया यानी पहले का एस हो गया, दूसरे का पी हो गया, तीसरे का क्यू यानी यूलिटेटर यूलिटेशन करता है, एजिटेटर सीविंग करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा सकते हो, अलग अलग मिल का उनके वर्किंग प्रिंसिपल, सॉरी अलग अलग साइज सेपरेशन के इक्विपमेंट का। ठीक है, क्या करता है मैकेनिकल सीवर एजिटेशन, एजिटेटर सीविंग, साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इल्यूट्रेटर इल्यूट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ साइक्लोन सेपरेटर। जी हाँ, साइक्लोन सेपरेटर का प्राइमरी यूज क्या होता है। साइक्लोन सेपरेटर में हमने क्या बोला, भारी पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाते हैं, जो डस्टी यानी गैस वाले पार्टिकल हल्के पार्टिकल वो अलग हो जाते हैं। तो ये आपका सॉलिड को लिक्विड से फिल्ट्रेशन के द्वारा कर रहा है क्या, नहीं, ये तो सेपरेशन है, फिल्ट्रेशन कहां से आ गई, या सॉलिड को गैस या डस्टी एयर से यहाँ पे सेपरेट कर रहा है यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट है, गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व भी नहीं कर रहा है, नहीं सॉलिड लिक्विड को मिक्स कर रहा है।
ये सेपरेशन की टेक्निक है और ये सॉलिड पार्टिकल को डस्टी एयर, डस्टी गैस या हल्के महीन उससे पार्टिकल से रिमूव करता है। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर, क्लियर है? हाँ जी, जीपैट का एग्जाम जो दे रहे हैं, आपके पास अगर ये दो बुक है तो बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम में। जीपैट एट योर फिंगर टिप, एक थ्योरी की बुक है और एक एमसीक्यू की बुक है। पूरा कंप्लीट जीपैट का सिलेबस आपको टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, न्यूनिक्स फॉर्म में कवर है। कलर्ड बुक है, हार्ड बाइंडिंग बुक है, एक एक करके टॉपिक पढ़ो, उसको एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, टॉपिक पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किया। बहुत डिमांडिंग और बेस्ट सेलर बुक है। इसको जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाइएगा, इसका नाम डालिएगा और घर पे मंगा लीजिएगा डिलीवरी करवा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जी हाँ, फूरियर लॉ ने क्या बताया? जो हीट फ्लो का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया और टेम्परेचर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा? पाथ लेंथ ऑफ पाथ फ्लो, यानी थिकनेस के इनवर्सली होगा, कोफिशिएंट के भी नहीं होगा ना लेंथ। क्या होगा? एरिया और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होगी तो फूरियर जी ने बताया एरिया टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पाथ ऑफ फ्लो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉमन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड बाय यूज ऑफ स्टिरर और एजिटेटर। जी हाँ, कोई आप फ्लूइड हीट कर रहे हो, उसमें क्या करोगे? एजिटेटर के द्वारा या स्टिरर के द्वारा उसकी मिक्सिंग कर दी। यानी लिक्विड में जब फ्लूइड का ट्रांसफर होता है तो उसे हम कन्वेक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं। कन्वेक्शन में क्या है? जब हिला दे रहे हो स्टिरर के द्वारा, यानी फोर्स कन्वेक्शन हो जा रहा है। नेचुरल तो बिना हिलाए, बिना स्टिरर का यूज हुआ, लेकिन यहां पे अगर आपने फोर्सफुली स्टिरर लगा दिया, उसके लेयर को तोड़ दिया, तो जल्दी जल्दी फोर्स कन्वेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है कि भैया फोर्स कन्वेक्शन में स्टिरर वगैरह के द्वारा आपने उसको कन्वेक्शन को बढ़ा दिया। अगला, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हीट एक्सचेंजर विच इज यूज फॉर द ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। जी हाँ, जब हीट ट्रांसफर हमने पढ़ा है तो एक पढ़ा है हीट एक्सचेंजर और एक पढ़ा है आपका हीट इंटरचेंजर। तो भैया तीन तो आपके हीट एक्सचेंजर के एग्जाम्पल हैं, एक नहीं है, उसी को पकड़ के लगा दीजिए। हीट एक्सचेंजर क्या करता है भैया? एक गर्म फ्लूइड से अनदर गर्म फ्लूइड को हीट देता है, जिसमें आपके ट्यूबुलर हीटर भी आते हैं, मल्टी पास हीटर भी आते हैं और टू पास फ्लोटिंग हेड हीटर भी आते हैं। लेकिन जो बेफल्स है ना, वो आपके इंटरचेंजर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दिए, यानी कि बेफल्स हीट इंटरचेंजर का एग्जाम्पल है। डी वाले यहाँ पे गलत हो गए, इंटरचेंजर में आएगा। और एक्सचेंजर में क्या होता है? ट्यूबुलर या सेल एंड ट्यूब हीटर, मल्टीपास हीटर, टू पास फ्लोटिंग हेड हीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्लैक बॉडी। जी हाँ, ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भैया? एक ब्लैक बॉडी जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करती है, क्या भैया? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगी, लिस्ट नहीं। क्या है? अ ब्लैक बॉडी रेडिएट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अब्सॉर्ब करेगी कोई एनर्जी नहीं, ये भी गलत है। एक हाई टेम्परेचर पे इमिट करेगी, ये भी नहीं है। तो भैया अब ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को गिवन टेम्परेचर पे रेडिएट करती है। बी ऑप्शन वाले एकदम राइट हो, बी ऑप्शन वाले राइट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? सर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जी हाँ, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं? सर अगर टेम्परेचर घटा दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा क्या? नहीं, और घट जाएगा। तो टेम्परेचर घटाने से इवेपोरेशन नहीं बढ़ेगा। वेपर प्रेशर घटा दिया तब भी आपका इवेपोरेशन घट जाएगा। सरफेस एरिया अगर घटा दिया तब भी इवेपोरेशन घट जाएगा। लेकिन टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो मतलब ये सब बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, घटाने से नहीं। तो भैया इंक्रीज द टाइम ऑफ ड्यूरेशन देन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोला गया है? टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ता है, और टाइम ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा करने से भी इवेपोरेशन बढ़ता है। यहाँ पे सारी चीजों को बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये जीडीसी की 16 बुक की जो मॉड्यूल नेविगेटर सीरीज की होने वाली है, फुल्ली कलर्ड मॉड्यूल होगी। पूरे मॉड्यूल हर एक सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस जो जीपैट है, नाइपर है, फार्मासिस्ट है, उसको कवर कर रहा है।
ये नेविगेटर सीरीज भी आप जीडीसी क्लासेज ऐप पे जाइएगा, नाम डालिएगा, आप घर पे डिलीवरी करा लीजिएगा आराम से, बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इससे आपका पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ इवेपोरेटर। जी हाँ, राइजिंग फिल्म की बात कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग फिल्म भी बोलते हैं। तो ये सर ये आपका लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर होती है, किसमें, लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर होती है और नेचुरल सर्कुलेशन देती है ना। सिंगल इफेक्ट, मल्टीपल इफेक्ट, ये तो शॉर्ट ट्यूब में आ जाएंगे, तो ये तो गलत हो गए। फोर्स कन्वेक्शन वाला अलग हो गया, और राइजिंग फिल्म, क्लाइंबिंग फिल्म की बात कर लें, नेचुरल सर्कुलेशन में आएंगे। ये वाला जब हमने पढ़ाया था तो कराया भी था, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग ट्यूब में नेचुरल सर्कुलेशन में क्लाइंबिंग फिल्म या राइजिंग फिल्म या फॉलिंग फिल्म आता है। फोर्स सर्कुलेशन आपका फोर्स सर्कुलेशन में आएगा, और शॉर्ट ट्यूब में आपके सिंगल इफेक्ट, मल्टीपल इफेक्ट वाले आ जाएंगे। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन आराम से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एन इवेपोरेटिंग पैन। जी हाँ, जो इवेपोरेटिंग पैन है या स्टीम जैकेटेड केटल है, स्टीम जैकेटेड केटल का प्राइमरी यूज क्या है भैया, ये सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करता है क्या। सर ये तो इवेपोरेशन करता है, सेपरेशन थोड़ी ना करता है। दो लिक्विड को मिक्स करता है, मिक्सिंग भी नहीं करेगा, नहीं लिक्विड को कूल करेगा। ये क्या करेगा सर, एक्वस और थर्मोस्टेट यानी हीट में जो स्टेबल है, एक्वस है, उनको क्या कर रहा है, इवेपोरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। हीटिंग जो आपका इवेपोरेटिंग पैन है, स्टीम जैकेटेड केटल है, ठीक है। तो भैया क्या करेगा, एक्वस और थर्मोस्टेट को यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लैश डिस्टिलेशन इज वाइडली यूज इन। जी हाँ, जो फ्लैश डिस्टिलेशन है ये वाइडली आपके प्योरिफिकेशन और सेपरेशन कर रहा है केमिकल को लो वेपर पे, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मिसबिल लिक्विड को सेपरेट कर रहा है, या इसेंशियल ऑयल को प्योरिफिकेट कर रहा है। देखो फ्लैश डिस्टिलेशन की जब भी बात आएगी वहां पे याद रख लेना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल को यहाँ पे क्या करेगा, डिस्टिलेट करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यहाँ पे क्रूड ऑयल को पेट्रोल डीजल इसी के द्वारा ही तो बनेगा, है ना, फ्लैश डिस्टिलेशन। ठीक है, रिफाइनिंग करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वाटर या मॉइस्चर, द मिनिमम मॉइस्चर हेल्ड बाय द मटेरियल दैट एक्सर्ट एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर। जी हाँ, जो मिनिमम वाटर या मॉइस्चर किसी भी मटेरियल के द्वारा हेल्ड किया जाएगा और वो इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्ट करेगा और प्योर वाटर के लेस होगा, तो वो सर क्या होगा, बाउंड वाटर ही तो कहलाएगा। जी हाँ, बाउंड वाटर मतलब ऐसा मिनिमम वाटर जो कि किसी मटेरियल के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा और वो इक्विलिब्रियम प्रेशर, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है प्योर वाटर के लेस होगा। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे, तो वो बाउंड वाटर का वर्ड आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ दी फॉलोइंग मटेरियल कैन बी ड्राइड यूजिंग अ ट्रे डायर। जी हाँ, एक ट्रे डायर का यूज करके कौन से मटेरियल को आप ड्राई कर सकते हो। जी सर, स्टिकी मटेरियल भी आपके ट्रे डायर के द्वारा यूज होते हैं, ड्राई होते हैं, टैबलेट के ग्रेनुल्स भी ड्राई हो सकते हैं और क्रूड ड्रग भी ड्राई हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा सकते हो कि सर चाहे वो क्रूड ड्रग हो, चाहे वो स्टिकी हो, चाहे टैबलेट के ग्रेनुल हो, सारे के सारे ट्रे डायर के द्वारा ड्राई होते हैं। क्लियर। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस। जी हाँ, स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है भैया, लिक्विड होता है, उसको स्प्रे में यानी एटोमाइज करते हैं भाई, एटोमाइज करते हैं और इस एटोमाइज को गरम गरम एयर देते हैं तो उसका लिक्विड मॉइस्चर उड़ जाता है और सॉलिड इकट्ठा हो जाता है, यानी सॉलिड को अलग कर दिया जाता है। तो इसमें देखो एटोमाइजेशन भी होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट को ड्राई भी करते हैं और ड्राइड प्रोडक्ट को रिकवरी करते हैं, लेकिन कंडेंसेशन, वेपर का यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, ये तो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया होती है, स्प्रे ड्राइंग में नहीं होता। क्या नहीं हो रहा भैया, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, जबकि एटोमाइजेशन भी होगा, ड्राइंग भी होगी और रिकवरी भी होगा, लेकिन कंडेंसेशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग फ्रिज ड्राइंग। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे वाटर या मॉइस्चर ड्राई हो रहे हैं फ्रिज ड्राइंग के द्वारा। तो भैया फ्रिज ड्राइंग में क्या होता है, आइस को इतना वेपर प्रेशर वैक्यूम दिया कि डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हुआ बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो यानी कि सब्लिमेशन लगेगा क्या, सर इवेपोरेशन नहीं हो रहा है,
न ही हाई बॉइलिंग प्रेशर में बॉइलिंग करते हैं, न ही कंडेंसेशन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन प्रिंसिपल लग रहा है, यानी फ्रोजन स्टेट से आइस फॉर्म से डायरेक्टली वेपर में चेंज हुआ बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो क्या लग रहा है भैया, सब्लिमेशन प्रक्रिया लग रही है, सब्लिमेशन। ठीक है, मेनली यूजेस क्या होता है, प्लाज्मा, एंटीबायोटिक, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यहाँ पे यूजेस भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीयर मिक्सिंग। जी हाँ, सीयर मिक्सिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सीयर की बात करते हैं, सीयर फोर्स लग रहा है, यानी कि मटेरियल लार्ज मासेस इनकॉर्पोरेट होगा। क्या भैया, लार्ज मास ऑफ मटेरियल जब इनकॉर्पोरेट होगा तो वहां पे हमने क्या बोला था, उसे हमने कन्वेक्टिव मिक्सिंग बोला था, कन्वेक्टिव या फिर कह सकते हो मैक्रो मिक्सिंग बोला था। तो ये तो सीयर हुआ नहीं। या फिर डिफ्यूजन हो रहा है डिसिमिलर रीजन का। भैया डिफ्यूजन ये अलग मैकेनिज्म है, कन्वेक्टिव डिफ्यूजन जिसे माइक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं ना। सीयर मिक्सिंग में क्या होता है, फोर्स स्लिप प्लेन इन्वॉल्व नहीं होता, ये भी नहीं होगा। सीयर मिक्सिंग की बात कर ले, जो रिबन मिक्सचर होता है ना, रिबन 2 हेलिकल ब्लेड होती है, वो सीयर फोर्स लगाती है जिससे आपके सॉलिड या सेमी सॉलिड मिक्स होते हैं। तो रिबन जिसका स्टैटिक सेल था और मूविंग ब्लेड था, है ना, रिबन ब्लेंडर की बात कर ले, वो सीयर मिक्सिंग लगाती है, सीयर मिक्सिंग लगाती है रिबन ब्लेंडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर मैच ऑफ दी फॉलोइंग है भैया, एक मिक्सर दिया है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया है, चलिए बता दीजिए। सबसे आसान उठाओ भैया, टम्बलिंग मिक्सर जिसमें मिक्सिंग ब्लेड नहीं होता। अब भैया जिसमें मिक्सिंग ब्लेड नहीं होगा वो नॉर्मल टम्बलिंग एक्शन ही शो करेगा, और जिसमें मिक्सिंग ब्लेड होगा वो टम्बलिंग के साथ शेयरिंग भी करेगा। तो भैया टम्बलिंग मिक्सर विदाउट मिक्सिंग ब्लेड है, वो नॉर्मल टम्बलिंग शो करेगा। पहले का क्यू जिसमें है उसको पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ो और इन दोनों को भगा दो। सर टम्बलिंग मिक्सिंग में अगर मिक्सिंग ब्लेड है तो टम्बलिंग के साथ शेयरिंग भी लगाएगा, यानी टम्बलिंग एक्शन के साथ शेयरिंग भी लगाया। दूसरे का एस जिसमें है उसको पकड़ो, दूसरे का एस अभी दोनों में है। भैया स्टैटिक मिक्सर में क्या होता है कि सर सेल स्टैटिक होती है और अंदर का जो रिबन हुआ, सिग्मा हुआ, वो मूव करता है। तो यानी कि स्टेशनरी सेल होगी और रोटेटिंग ब्लेड होगा। तीसरे का पी अब पकड़ लिया तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हट गया। जबकि फ्लूइडाइज की बात कर ले, ये तो एयर सपोर्टेड ब्लेंडिंग होता ही है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया होगा उनका सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हुआ सर, अगर बात करते हैं स्टैटिक मिक्सचर जिसमें आपका रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर, प्लेटरी आता है, स्टेशनरी सेल होगा और रोटेटिंग ब्लेड होगा। और टम्बलिंग मिक्सचर में विदाउट मिक्सिंग ब्लेड है तो टम्बलिंग, विद मिक्सिंग ब्लेड है तो टम्बलिंग और शेयरिंग। और एयर मिक्सर की बात कर ले, एयर सपोर्टेड ब्लेंडिंग। लार्ज स्केल में बैरल टाइप, जिगजैग टाइप आता है, इसमें भी रोटेटिंग सेल होता है और मिक्सिंग ब्लेड भी होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है जी, which of the following mixtures is most suitable for mixing low viscous liquid and operate at a speed less than 8000 rpm। जी हाँ, ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो कि लो विस्कोसिटी वाले लिक्विड को मिक्स कर रहा है और 8000 आरपीएम से कम पे यहाँ पे क्या कर रहा है, मिक्सिंग। तो भैया टरबाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर, प्रोपेलर या प्लेटरी। तो भैया 8000 से लेस आरपीएम पे और लो विस्कोसिटी वाले लिक्विड को मिक्स करता है भैया प्रोपेलर। क्या करेगा, प्रोपेलर मिक्सर मिक्स करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हुआ। क्या, प्रोपेलर मिक्सर 8000 आरपीएम से कम पे रोटेट करेगा और लो विस्कस लिक्विड को मिक्स करेगा। ठीक है, टरबाइन की बात कर ले, विस्कस लिक्विड को मिक्स करता है। पैडल की बात कर ले तो 100 आरपीएम पे ये घूमता है ना। जी अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज स्पेसिफिकली सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन एंड क्रीम विथ फाइन पार्टिकल साइज। जी हाँ, इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है जो कि मेनली इमल्सन बनाने के लिए यूज हो रहा है, क्रीम बनाने के लिए यूज हो रहा है, और सर फाइन पार्टिकल को महीन भी कर रहा है, ग्लोब्यूल्स को महीन कर रहा है। कोलाइडल मिल है, सिल्वर्सन इमल्सिफायर है, अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर है या पैडल मिक्सचर। तो भैया हाई स्पीड होमोजिनाइज भी कर रहा है और पार्टिकल को घटा भी रहा है, यानी कि सिल्वर्सन इमल्सिफायर या सिल्वर्सन मिक्सर होमोजिनाइजर। ऑप्शन नंबर बी क्या करता है भाई, ये टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है, शेयरिंग क्रिएट कर रहा है, इमल्सन क्रीम को फाइन पार्टिकल के द्वारा मिक्स भी कर रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज यूज्ड टू रिड्यूस पार्टिकल टू 1 माइक्रोन बाय ग्राइंडिंग एंड ऑपरेट एट स्पीड ऑफ 3000 से 20000 आरपीएम। वाह वाह, ऐसा कौन सा मिक्सर है जो पार्टिकल का साइज भी घटा रहा है। स्टैटर कोन, रोटेटिंग कोन, देखा है ना, पार्टिकल का सीयरिंग लगाता है, क्रशिंग लगाता है, ग्राइंडिंग भी कर रहा है,
साइज भी घटा दे रहा है 1 माइक्रोन तक और 3000 से 20000 आरपीएम पे घूम भी रहा है। ट्रिपल रोलर मिल होगा क्या? प्लेनेटरी मिक्सचर नहीं, सिग्मा ब्लेड नहीं, कोलाइडल मिक्सचर। क्या बोला? जहां पे स्टैटर कोन, रोटेटिंग कोन और ग्राइंडिंग की भी बात आएगी, सीयरिंग की भी बात आएगी, तो वो आपका कोलाइडल मिल होगा। कोलाइडल मिल आपका 3000 से 20000 आरपीएम पे घूम रहा है और रोटेटर और स्टैटर ये रहेंगे और 1 माइक्रोन तक साइज भी घटा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सर विच फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व पार्टिकल बिकमिंग इंटेग्रल्ड इन द मास ऑफ फाइबर ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज कंपेयर टू द पोर साइज? इनमें से कौन सा ऐसा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है भैया जिसमें पार्टिकल मास ऑफ फाइबर यानी फिल्टर मीडियम के फाइबर में इंटेग्रल्ड हो जाते हैं, जकड़ लिए जाते हैं। जकड़ लिए जाते हैं क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बड़ा होगा और इसका पार्टिकल साइज छोटा होगा, तो भैया उससे क्या बोलेंगे? इंटैगलमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटैगलमेंट। स्ट्रेनिंग में क्या हुआ? सिंपल सीविंग हुआ, यानी बड़ा पार्टिकल ऊपर, छोटा पार्टिकल नीचे। इम्पिंजमेंट में क्या होता? पार्टिकल स्ट्राइक करेगा और फिल्टर मीडियम पे रुक जाएगा, हल्का पार्टिकल नीचे यानी महीन पार्टिकल नीचे। और अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होता है? जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है स्लरी और उसके फिल्टर मीडियम के बीच में, तो भैया इंटेग्रल्ड हो जाना यानी कि इंटैगलमेंट वाला वर्ड आएगा। इंटेग्रल्ड हो जाना यानी कि इंटैगलमेंट बिटवीन द मास ऑफ फाइबर इज इंटैगलमेंट प्रोसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? सर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू डार्सी इक्वेशन फॉर फिल्ट्रेशन? जी हाँ, फिल्ट्रेशन की थ्योरी 3 इक्वेशन के द्वारा बताई गई थी। एक पॉसली इक्वेशन के द्वारा बताई गई थी, एक डार्सी इक्वेशन के द्वारा बताई गई थी और एक कोजनी कैरमन इक्वेशन के द्वारा बताई गई थी। पॉसली जी ने प्रेशर की बात की, प्रेशर डिफरेंस की बात की। डार्सी जी ने भैया परमिएबिलिटी की बात की, परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट की बात की। और कोजनी कैरमन जी ने पोरोसिटी की बात की। तो परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट की बात आएगी तो डार्सी की बात आएगी। ठीक है, परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट की बात की केक में यानी सॉलिड में, सॉलिड केक जो सॉलिड रेजिड्यू इकट्ठा हो रहा है, चाय पत्ती इकट्ठी हो रही है, उसकी परमिएबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना फिल्ट्रेशन रेट अच्छा होगा। पॉसली जी ने बताया जितना प्रेशर डिफरेंस अच्छा होगा उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। और कोजनी कैरमन जी ने बताया केक की पोरोसिटी जितनी अच्छी होगी उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे परमिएबिलिटी की बात आएगी तो यहाँ पे डार्सी की बात आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स इज यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग सिरप एंड इंसुलिन लिक्वर एंड कैन फिल्टर इंजेक्शन सोल्यूशन एंड विस्कस लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर? अच्छा जी, इनमें से कौन सा ऐसा फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट है जो कि प्रेशर अप्लाई करके सिरप को क्लेरिफाई कर रहा है, इंसुलिन लिक्वर को क्लेरिफाई कर रहा है, इंजेक्शन सोल्यूशन विस्कस सोल्यूशन को फिल्टर कर रहा है? भैया फिल्टर लीफ होगा, कार्ट्रिज फिल्टर है, मेटा फिल्टर है या ड्रम फिल्टर? देखो, प्रेशर लगा रहा है और क्लैरिफिकेशन कर रहा है इंजेक्शन का, सिरप का, इंसुलिन का, तो वो मेटा फिल्टर रिंग लाइक केज लाइक चैनल लाइक स्ट्रक्चर होगा ना। रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके मेटा फिल्टर होते हैं जो कि सिरप का क्लैरिफिकेशन किया, इंजेक्शन सोल्यूशन का फिल्ट्रेशन किया, इंसुलिन लिक्वर का क्लैरिफिकेशन किया, ये होगा मेटा फिल्टर। ठीक है, हाँ जी। महामैराथन का जो संडे वाली क्लास होती है और जो इसमें टेस्ट सीरीज होता है, इसके सारे पीडीएफ होते हैं, ये सब कुछ आपको ऐप में जाओगे तो महामैराथन का एक बैच मिलेगा, 99 का बैच है, उसको अवेल कीजिए और इसमें सारे के सारे महामैराथन जितने हुए, चाहे वो यूट्यूब पे हुए हो चाहे वो ऐप में हुए हो, सब कुछ मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, महामैराथन जरूर करें क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूजेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम? जी हाँ, ऐसा कौन सा सेंट्रीफ्यूगिंग एजेंट, सेंट्रीफ्यूगल इक्विपमेंट है जो कि ब्लड प्लाज्मा का सेपरेशन कर रहा है और बैक्टीरियल एंजाइम के प्रिपरेशन में यूज हो रहा है? फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज, टर्बो सेंट्रीफ्यूज या फिर डिस्क स्टैक सेंट्रीफ्यूज? जी हाँ, अगर बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा का सेपरेशन या फिर आपके थर्मोस्टेट या बैक्टीरियल एंजाइम का सेपरेशन, ये मेनली सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज का यूजेस है भैया जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड होते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम का प्रिपरेशन हुआ, ब्लड प्लाज्मा का सेपरेशन हुआ, इंसुलिन के मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, सब कुछ सेडिमेंटेशन में हुआ और सॉल्वेंट की रिकवरी हुई, सॉलिड की रिकवरी हुई, अनवांटेड सॉलिड को लिक्विड से रिमूव करना है, इंसुलिन को से प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन को रिमूव करना है, तो फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which of the following centrifuges is used for separating crystalline drug like aspirin and precipitated protein from insulin? जी हाँ, इनमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूज है जो कि क्रिस्टलाइन ड्रग को
सेपरेट कर रहा है एस्पिरिन को, या फिर इंसुलिन से प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है। सर परफोरेटेड बास्केट हुआ, नॉन परफोरेटेड बास्केट हुआ, सेमी कंटिन्यूअस हुआ या कंटिन्यूअस? हमने क्या बोला, जितने भी सेंट्रीफ्यूज हैं उसके यूजर्स से क्वेश्चन बनेगा। तो भाई अगर हम बात करते हैं एस्पिरिन लाइक कंपोनेंट को सेपरेट करना, इंसुलिन से प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन को सेपरेट करना, ये आपका परफोरेटेड बास्केट का यूज है। परफोरेटेड शुगर क्रिस्टल का सेपरेशन हुआ है ना, शुगर क्रिस्टल का सेपरेशन हुआ, अलग अलग जो आपके सेंट्रीफ्यूज है सबका यूजेस देख के जाना। एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, सर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल ड्यूरिंग द न्यूक्लिएशन प्रोसेस? जी हाँ, जब आप क्रिस्टलाइजेशन बता रहे हो तो क्रिस्टलाइजेशन में जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस होती है तो वहां पे कौन सी कंडीशन है जहां पे लार्ज क्रिस्टल बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर अगर हाई न्यूक्लिएशन रेट है तो लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, या न्यूक्लिएशन रेट लो है तो लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, या हाई टेम्परेचर के कारण लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, या हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के कारण। तो भैया अगर लार्ज क्रिस्टल की बात हो रही है तो वहां पे न्यूक्लिएशन रेट आपका लो होगा। अगर न्यूक्लिएशन रेट धीरे धीरे न्यूक्लिएशन हो रहा है तो आराम से लार्ज क्रिस्टल बनते हैं। तो यानी कि लो न्यूक्लिएशन रेट के कारण आपका लार्ज क्रिस्टल्स बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर ओबेइंग मीयर्स थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? जी हाँ, मीयर्स थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन क्रिस्टलाइजेशन में ही आता है, जिसमें कौन सी कंडीशन है जो कि मीयर्स थ्योरी को पालन नहीं करती? भैया सॉल्यूट सॉल्वेंट प्योर होनी चाहिए, बिल्कुल मेयर ने ये बताया। सॉल्यूट आपका फॉरेन सॉलिड मटेरियल से फ्री होना चाहिए सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो टेम्परेचर मेंटेन करने का, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन मस्ट कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल। भैया सोल्यूशन आपका फ्री होना चाहिए, सॉलिड पार्टिकल नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा है मस्ट कंटेन, लेकिन होता क्या है, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए नॉट कंडीशन, नॉट ऐसा कंडीशन है जो कि फेवर नहीं कर रहा। तो भैया यहाँ पे बात किया जाए मस्ट बी प्योर होना चाहिए, सॉलिड सॉल्यूट से फ्री होना चाहिए, फॉरेन मटेरियल से फ्री होना चाहिए, है ना, किसी भी पार्टिकल का एंट्री प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइजर्स इज यूज फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट? जी हाँ, क्रिस्टलाइजेशन लास्ट टॉपिक में मैंने ये कराया है। सर इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है जो कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन करवाती है? एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर, स्विशन वॉकर क्रिस्टलाइजर, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर या फिर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर? देखिए सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन आपके क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर के द्वारा होता है। सर सभी क्रिस्टलाइजेशन का मैकेनिज्म, उसका प्रिंसिपल और उसका यूजेस देखो। एजिटेटेड बैच की बात कर ले, टेम्परेचर रिडक्शन कूलिंग के द्वारा हो रहा है, बैच प्रोसेस है, यूनिफॉर्म क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। स्विशन वॉकर क्रिस्टलाइजर आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कूलिंग मैकेनिज्म लगा रहा है। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर की बात कर ले, इवेपोरेशन प्रिंसिपल लगा रहा है और मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है। वैक्यूम क्रिस्टलाइजेशन की बात कर ले तो एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहा है और थर्मोलेबाइल हीट सेंसिटिव के लिए यूज हो रहा है। तो जितने भी क्रिस्टलाइजर है उनके यूजेस, उनके मेथड से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा आपके ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिटी से आते हैं। हालांकि ह्यूमिडिटी का टॉपिक अब आपके एग्जाम में नहीं बनता, लेकिन दो चार क्वेश्चन है हमने डाल दिया है, चलो देख लेते हैं। Which of the following is the key application of humidification in the pharmaceutical industry? जी हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ह्यूमिडिफिकेशन का एप्लीकेशन क्या होगा? सर फार्मास्यूटिकल के प्रिजर्वेशन में, डोसेज फॉर्म के इवैल्यूएशन में या इन्वायरमेंटल कंडीशन के फैब्रिकेशन में। तो भैया ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिफिकेशन इन सभी चीजों में अपना रोल प्ले करते हैं, एप्लीकेशन होगा। यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, प्रोसेसिंग कंडीशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन, फैब्रिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, इवैल्यूएशन ऑफ डोसेज फॉर्म, ह्यूमन कंफर्ट, ये सारी चीजें ह्यूमिडिटी के एप्लीकेशन में आएंगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपके ह्यूमिडिटी से है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डिफाइन करिए भैया, क्या होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? द वॉल्यूम occupied by unit mass of a dry gas and its associated vapor, the amount of water vapor present per unit mass of dry air, the amount of water vapor present per unit volume of the gas, the ratio of the mass of water vapor present in the air, the mass of dry air। जी हाँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर ले तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस में प्रेजेंट है,
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस में प्रेजेंट है वह कहलाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन देख लो, क्वेश्चन अगर आया तो अच्छी बात है, वैसे मुश्किल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर टू विच अ मिक्सचर ऑफ एयर वाटर वेपर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड। या इनमें से कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे एयर वाटर वेपर का मिक्सचर कूल्ड होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए? बताइए। ड्यू पॉइंट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर या एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर? तो भैया ऐसा टेम्परेचर जिसपे मिक्सचर ऑफ एयर वाटर कूल्ड हो, सैचुरेटेड हो, उससे हम क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ड्यू पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसपे कूल्ड होना चाहिए वाटर वेपर का मिक्सचर। ठीक है, हाँ। ड्राई बल्ब में आपका क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें मॉइस्ट एयर रेस्ट पे मेजर किया जाएगा, जो कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर बाय रेडिएशन से अफेक्ट नहीं होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर लें, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है जो कि सरफेस जब एक्सपोज होता है एडियाबेटिक कंडीशन में उस अफेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन ह्यूमिडिटी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर? इनमें से कौन सा फॉलोइंग आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है, डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर और वेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे बेस्ड है? स्पेसिफिक वॉल्यूम कर्व, ह्यूमिडिटी हीट लाइन, ह्यूमिडिटी हीट कर्व या एडियाबैटिक कूलिंग लाइन? तो भैया वेट बल्ब टेम्परेचर और डाई बल्ब टेम्परेचर पे नॉलेज पे ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करने का अगर बात किया जाएगा तो ये एडियाबैटिक कूलिंग लाइन की बात होगी। किसकी? एडियाबैटिक कूलिंग लाइन। वेट बल्ब और ड्राई बल्ब के नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे ह्यूमिडिटी को बता रहा है। चलिए अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या होने वाला है? विच स्क्रीनिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोर्स मटेरियल एबव 50 मीटर लार्जर लम्स? जी हाँ, अगर 50 मीटर से लार्जर लम्स है, बड़े बड़े पार्टिकल है, तो कौन सा स्क्रीनिंग मेथड है जो कि कोर्स मटेरियल को स्क्रीन करेगा, सेपरेट करेगा? बताइए। ग्रिजल्स, जो आपके ग्रिजल्स होते हैं, लंबे लंबे वो होते हैं, शेप होते हैं, या रिवॉल्विंग वाली जो स्क्रीन होती है, या ऑसिलेटिंग स्क्रीन, बैक फोर्थ आगे पीछे वाली, या फ्लूइडाइज सिस्टम वाली? तो भैया जो कोर्स पार्टिकल है, बड़े बड़े लम्स हैं, 50 mm के लार्ज वाले हैं, उनको ग्रिजल्स के द्वारा, जी हाँ, किसके द्वारा जी? ग्रिजल्स के द्वारा, कुछ ऐसे दिखते हैं। इन ग्रिजल्स के द्वारा कोर्स मटेरियल 50 mm के लार्जर वाले लम्स को सेपरेट करते हैं। रिवॉल्विंग स्क्रीन की बात कर ले, 13 mm से ऊपर जो ट्रॉमेल्स होते हैं उनका सेपरेशन करते हैं। स्टेकिंग स्क्रीन मेनली आपका 13 mm डाउनवर्ड्स टू फाइन पार्टिकल को सेपरेट करता है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन की बात कर ले तो कोर साइज यानी 13 mm से लेकर के फाइन्स तक को भी सेपरेट कर सकता है। ऑसिलेटिंग की बात कर ले, ये महीन में साइज वाला होता है, और फ्लूइडाइज सिस्टम वेरी फाइन वाला हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ग्रिजल्स यहाँ पे राइट हुए। ठीक है, सो ये थे आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टोटल 50 क्वेश्चन इंजीनियरिंग के 3rd सब्जेक्ट वाइज लेक्चर से। 162वीं नंबर क्लास थी। इससे पहले की जितनी क्लासेज हुई है सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसके अलावा जितनी क्लासेज होगी वो यूट्यूब पे और संडे को ऐप में चलती है। ऐप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डला है, उसको देख लीजिएगा, सारा PDF वगैरह मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और तैयारी करते रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, तो रिविजन जरूर कीजिएगा। सो आई होप सेशन हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।